यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे हकीम अली सर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हार्ट क्या है और हार्ट के क्या रहस्य हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बातें की। हमने देखा कि हमारी हार्ट जो है किस तरह से बीट करती है, उसमें किस तरह के साउंड आते हैं, S1 साउंड हमारा कब आता है और S2 साउंड कब आता है, इनके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिटेल बात किया है। ये भी हमने देखा कि किस तरह के जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व जब बंद होते हैं, तो उनके बंद होने से किस तरह के साउंड क्रिएट होते हैं, और ये अगर वाल्व डिस्टर्ब होते हैं तो इसमें किस तरह के मरमर की साउंड होती है। आज साथियों हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट की। आइए बढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट है वो किस तरह से रेगुलेट होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है स्वतंत्र रूप से रेगुलेट होता है, ये ऑटोनॉमस होता है, लेकिन इसमें तीन फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं, कैसे इसको याद रखेंगे। न्यूहॉक से याद करेंगे। तीन चीज़ें, मतलब एक हमारा होगा न्यूरल कंट्रोल। आइए देखते हैं न्यूरल कंट्रोल क्या होता है। न्यूरल कंट्रोल, इस पे हम लोग बात करेंगे। और दूसरा हमारा होगा हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल। और तीसरा हमारा होगा केमिकल या अदर केमिकल कंट्रोल। ये तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करती हैं। जो हार्ट बीट है हमारी, इनसे गवर्न होती है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल की। तो न्यूरल कंट्रोल हमारा किस तरह से होता है, हम लोगों ने देखा था इसके पहले कि जो हमारा हार्ट है, एसए नोड सबसे महत्वपूर्ण होती है। एसए नोड जो है उसी से हार्ट का वो बीट का जनरेशन होता है। इसके पहले हम लोगों ने जाना था, जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। तो अगर ये दो चीज़ें, पेस मेकर और पेस सेटर यानी एसए नोड और एवी नोड, अगर ये कंट्रोल में आ जाएं तो हमारे हार्ट की बीट जो है कंट्रोल होगी। तो इसमें देखें न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है। आइए इसको हम लोग बात करते हैं। ब्रेन में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके बारे में हम लोग ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा में एक रेगुलेटरी सेंटर होता है। रेगुलेटरी सेंटर, ये रेगुलेटरी सेंटर क्या है? कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर, जिसको हम कहते हैं। अब ये करता क्या है? कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर हमारा जो है दो तरह से ये काम करता है। एक हमारा होता है इनहिबिटरी कार्डियक इनहिबिटरी रेगुलेटरी सेंटर, यानी कार्डियक इनहिबिटरी। ये इनहिबिटरी का मतलब होता है कार्डियक इनहिबिटरी, मतलब इनहिबिट करना, रोकना, उसकी गति को कम करना, नियंत्रण में रखना। और दूसरी बात हम लोग करेंगे कार्डियक एसिलरेटर। तो ये दो चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं, एक कार्डियक इनहिबिटरी और दूसरा हमारा है कार्डियक एसिलरेटर। तो कार्डियक इनहिबिटरी यानी जो एसए नोड है या एवी नोड है, उनकी गति को कैसे जो है न्यूट्रलाइज करता है, यानी कम करता है, मिनिमाइज करता है। आइए उसको हम देखते हैं। तो देखें इसमें कार्डियक इनहिबिशन में दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक हमारा एसए नोड है, यानी साइनो ऑरिकुलर नोड। अगर इसकी गति को, इस पे अगर प्रभाव डाला जाए तो हमारे हार्ट की जो बीट है वो कंट्रोल में होगी, और साथ ही साथ एवी नोड भी जो है, इससे भी हमारी गति जो है कंट्रोल में होगी। अब हम देखते हैं कि एसए नोड यानी ये इसकी गति कैसे कंट्रोल में आती है। देखें होता क्या है, इसमें वेगस नर्व होती हैं, याद रखिएगा, वेगस नर्व। न्यूरॉन्स में हम लोग पढ़ेंगे इसको। वेगस नर्व क्या करती है, यहाँ से इसके दो चीज़ें होती हैं, एक राइट वेगस नर्व और एक लेफ्ट वेगस नर्व। तो राइट
वेगस तंत्रिकाओं से आवेग संचालित होते हैं जो एस से नोड को जाती हैं और एस से नोड को प्रभावित करती हैं और इसके गति को कम करती हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि इसकी गति जो है, इसके अंदर जो इम्पल्स जनरेशन की क्षमता होती है वो 60 से लेकर के 75 इम्पल्स पर सेकंड के हिसाब से चलता है। तो इसको ये रेगुलेट करती है, यानी वेगस नर्व की जो दाएं तरफ से तंत्रिकाएं निकलती हैं वो एस से नोड को जाकर के रेगुलेट करती हैं और इसकी गति को इनहिबिट करती हैं, कम करती हैं। दूसरी बात, जो लेफ्ट वेगस नर्व हैं ये एवी नोड को जाकर के प्रभावित करती हैं, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं, यानी इसकी सेटिंग को डिस्टर्ब करती हैं, यानी मिनिमाइज करती हैं। और राइट वेगस नर्व जो है जाकर के एस से को मिनिमाइज करती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा न्यूरल कंट्रोल में आ जाता है। अब हम चलते हैं, ये है इनहिबिटरी। अगर चीज़ें इनहिबिट होती रहेंगी तो अगर हार्ट को ज़रूरत है उसकी गति को बढ़ाने की तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए हमारे हार्ट के अंदर एक और सिस्टम यहाँ जनरेट हुआ है जो हमारे हार्ट के बीट को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको कार्डियक एक्सेलरेटर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिंपैथेटिक ये नर्व होती हैं, ये सिंपैथेटिक नर्व एक तरह से यूँ कहें कि सिंपैथी बरतती हैं, सहानुभूति बरतती हैं कि अरे इसकी गति तो काफ़ी कम हो गई है तो इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए सहानुभूति बरतते हुए यानी सिंपैथेटिक नर्व क्या करती हैं, एस से नोड की गति को एक्सीलरेट करती हैं, इसीलिए इसको एक्सीलरेटर के नाम से जाना जाता है, यानी इसकी गति को ये बढ़ा देती हैं। तो हमारे समझ से ये बात आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि न्यूरल कंट्रोल किस तरह से होता है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर पाए जाने वाला ये जो रेगुलेटरी सेंटर है, इसको हम कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें, कार्डियक इनहिबिटरी और कार्डियक एक्सेलरेटर के रूप में पाया जाता है। कार्डियक इनहिबिटरी जो है एस ए नोड और वेगस एवी नोड को, जो वेगस तंत्रिकाएं हैं, इसको प्रभावित करके इसके गति को मिनिमाइज करती हैं। और जहाँ ज़रूरत जैसी पड़ती है तो एक्सेलरेटर जो है, कार्डियक एक्सेलरेटर जो है, जो इसके अंदर सिंपैथेटिक नर्व हैं, उसके माध्यम से इसकी गति को एक्सेलरेशन दिया जाता है, मतलब गति बढ़ाई जाती है। तो ये रहा हमारा न्यूरल कंट्रोल। अब हम लोग चलते हैं, दूसरी जो बात है हम लोग चलेंगे हार्मोनल कंट्रोल, जो हमारे हार्ट के को रेगुलेट करता है। आइए देखते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है। हार्मोनल कंट्रोल में जब हम लोग जाएंगे तो दूसरी पार्ट आइए देखते हैं हम लोग हार्मोनल कंट्रोल। तो देखिए हमारे हार्ट के अंदर ये हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। इसमें दो चीज़ें याद रख लीजिएगा, हैट से याद कर लीजिएगा। हैट एस का मतलब हार्मोनल, और ए जो है ए से याद रखिएगा एड्रीनलिन, और टी से याद रखेंगे थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन, ये एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन ये ऐसे हार्मोन हैं जो आप जान रहे हैं कि डायरेक्ट ये ब्लड में मिल जाते हैं, किसी नर्व के थ्रू ये नहीं होते हैं। ये हार्मोन है तो ब्लड में मिल करके, और एड्रेनलिन क्या करता है, ये हार्ट एस ए नोड को या इस हार्ट बीट को रेगुलेशन में मदद करता है। और थायरॉक्सिन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है, जिसके कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। और ये हमारा हार्मोन, ये दोनों जो है हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा हार्मोनल कंट्रोल। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी बात हमने किया अदर, तीसरा हमारा होगा अदर केमिकल कंट्रोल। तो अदर केमिकल कंट्रोल में क्या आएंगे, जैसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो होता क्या है, इसका पीएच डाउन होता है। और जब पीएच डाउन होगा तो आप जानते हैं क्या होगा, हार्ट बीट जो है बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्कलाइन होगा और एसिडिक होगा तो एसिडिक क्या करेगा,
एसिडिटी की वजह से हमारा हार्ट का रेगुलेशन यानी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और इसी तरह से अल्कलिनिटी की बात अगर आएगी तो हार्ट बीट क्या होगा, घट जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ जो है हमारी इमोशनल फीलिंग्स भी होती हैं, जिसके कारण भी हमारे हार्ट बीट का रेशियो घटता बढ़ता रहता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा रेगुलेशन ऑफ हार्ट। अब हम लोग चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोग अगले टॉपिक में आज जानेंगे कि इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, और इससे रिलेटेड तरह तरह के COP यानी कार्डियक आउटपुट क्या है, और इसके आधार पर भी कई तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे EDV की, मतलब इसको हिंदी में हम कहेंगे इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, और EDS इसको हम कहेंगे इंड डायस्टोलिक ESV इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये क्या है, इसे हम लोग जानेंगे। और SV मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इसे हम लोग जानेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पे आधारित सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इनमें क्या रिश्ता है इसको हम लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं EDV क्या है, यानी इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है। तो देखिए, जब हमारे वेंट्रिकल इंड मतलब अंत में, और डायस्टोलिक मीन्स डायस्टोल सिकुड़ना करें, फैलना, और वॉल्यूम मतलब आयतन, यानी जब हमारे नीले आराम कर रहे होते हैं यानी डायस्टोल स्टेज में होते हैं, तो उस डायस्टोल स्टेज में उन दोनों वेंट्रिकल के अंदर कुल कितना ब्लड पाया जाता है, कितने ब्लड की मात्रा पाई जाती है, वही हमारा जो है EDV होता है। यानी नीलियों के फैलने के स्टेज में, यानी कहने का मतलब डायस्टोल स्टेज में जब नीले होते हैं तो उनमें ब्लड कितना रहता है, कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी उस ब्लड की होती है, वही हमारा EDV होता है। तो हमारे समझ से EDV आप समझ गए कि इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। दूसरी बात है ESV यानी इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी जब हमारे नीले सिकुड़ते हैं, यानी नीलों में सिस्टोल होता है। स्पेशली जो है हम लोग जान रहे हैं कि जो दायां नीला होता है उसके सिस्टोल से ब्लड जो है पल्मोनरी आयोटा के थ्रू लंग्स को जाता है। तो ये शार्ट है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, तो शार्ट होता है। इसको हम बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन मेन जो हमारा है जो लेफ्ट और वेंट्रिकल है, वहाँ से जब ब्लड की पंपिंग होती है तो वो ब्लड जो है सीधे पूरे बॉडी को जाता है, इसीलिए इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और आप जानते हैं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन लार्जर होता है दैन पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी यूँ कहें कि जब हमारा बायां नीले सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के बाद, सिकुड़ जाने के बाद उसमें कितनी मात्रा ब्लड की रह जाती है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा ब्लड बिल्कुल निकल जाएगा बाहर, कुछ ब्लड की मात्रा तो उसमें बच ही जाएगी। तो वही जो रिमेनिंग ब्लड है आफ्टर सिस्टोल इन द वेंट्रिकल, दैट इज नोन एज द सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो हमारे समझ से सिस्टोलिक वॉल्यूम भी आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ESV की बात करते हैं, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक का मतलब ये होता है, आप जानते हैं कि प्रहार, जैसे बल्लेबाज जो है बॉल आता है तो स्ट्रोक लगाता है, तो वो उसका जो है प्रहार होता है, चौका लगा कि छक्का लगा। तो ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है। और स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे हार्ट की अगर 70 होती है ml, याद रखिएगा 70 ml पर मिनट के हिसाब से ये हमारा है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो EDV क्या है, ESV क्या है और ESV क्या है, इसे हमारे समझ से आप समझ गए। अब इनमें रिश्ता क्या है, आइए हम देख लेते हैं, क्योंकि इस पे आधारित काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखें, यही रिश्ता है EDV इक्वल टू, आप लिख लेंगे ESV प्लस SV।
ये हमारा एक जनरल फार्मूला बन जाएगा। मतलब इंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू इंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद जो सिस्टोलिक वॉल्यूम बच रहा है उन दोनों को जोड़ देंगे तो वही तो बचेगा इंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसके आधार पे इसको ड्राइव करके कई तरह के सवाल बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखें EDV दिया है और ESV है, यानी SV अगर हमको निकालना हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू EDV, इसमें से हम इसको घटा लेंगे ESV, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू इंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसको घटा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको ESV ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, EDV माइनस SV, इसकी सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं और इसके आधार पे सवाल भी पूछे जाते हैं। अब हम लेते हैं कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं। कार्डियक आउटपुट देखते हैं क्या है। कार्डियक आउटपुट ये क्या है, सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। और कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता क्या है, देखें स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, ये होता है। देखिए कार्डियक आउटपुट का मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट है वो कितना आउटपुट दे रहा है, मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है। जब उसको इकाई समय से जोड़ दिया जाता है तो उसकी कितनी कैपेसिटी है। जनरली हम जानते हैं कि हमारा हार्ट बीट जो है नॉर्मल स्टेज में 72 से 75 बार पर मिनट के हिसाब से ये नॉर्मल बीट होती है हमारे हार्ट की। तो अगर उसको हम समय से जोड़ देंगे तो हमारा हो जाता है कार्डियक आउटपुट, यानी 1 मिनट में कितना आउटपुट दिया है, हमारे हार्ट ने कितना ब्लड 1 मिनट में पंप किया। हम जानते हैं कि 1 मिनट 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में 70 ml ब्लड जो है वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। तो 1 मिनट में कितना ब्लड हमारा बाहर निकलेगा, वही हमारा कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, इसे आप याद रखिएगा। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। और इसी पे कई तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ये कोई 2 राशि दे देगा, एक राशि पूछेगा, जैसे यहाँ से SB स्ट्रोक वॉल्यूम पूछ दिया तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा कार्डियक आउटपुट बटे हार्ट बीट। इसी तरह से अगर इसमें से हम लोग हार्ट बीट निकालना चाहें तो हार्ट बीट इज इक्वल टू हो जाएगा कार्डियक आउटपुट बटे SV, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये इनका रिश्ता है और इस रिश्ते के आधार पे काफ़ी सवाल बनाए जाते हैं। तो आइए एक सवाल हम लोग लेते हैं, देखते हैं इसी तरह से हम लोग कैसे हल करेंगे। अब देखें एक सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिए कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। यहाँ एक सवाल लेते हैं हम, जैसे ये सवाल है, एक आदमी है कोई, तो उसका कार्डियक आउटपुट जो है वो दे रखा है, मान लीजिए 5 लीटर। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसकी कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है। चलो भाई, और उसने दे रखा है कि EDV 100 ml है, यानी इंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है 100 ml है। और इफ दिख रहा है, इफ ESV मतलब इंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml है। तो पूछ रहा है, तो आप बताएं कि हार्ट बीट इस व्यक्ति की क्या होगी, हार्ट बीट क्या होगी। तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, इसको आप निकाल के देखिए क्या निकल के आ रहा है। अब बताएं हार्ट बीट 70 होगी, 75 होगी, 125 होगी या 100 होगी। ये पर मिनट के हिसाब से, पर मिनट, हार्ट बीट पर मिनट, ये बीट पर मिनट। सोचिए, निकालिए।
हमारे समझ से इसका आंसर आप हल कर लिए होंगे। आइए हम लेके इसको आगे बढ़ते हैं। देखें, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे सामने ये फार्मूला निकल के हम लोगों ने निकाला कि कार्डियक आउटपुट यानी COP इजकल टू SV इंटू हार्ट बीट, यही तो है, ये हमारा फार्मूला है। अब ये सवाल है, तो कार्डियक आउटपुट ये दिया है, SV अगर हमको मालूम हो, स्ट्रोक मालूम हो और इसमें तो हम हार्ट बीट आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन हमारे सामने क्या है, इस सवाल में कार्डियक आउटपुट तो दिया है 5 लीटर, लेकिन EDV यानी इंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम 100 ml दिया है और इंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml दिया है और हार्ट बीट ये पूछ रहा है। तो अगर यहाँ से हम हार्ट बीट को फार्मूले में ड्राइव करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हार्ट बीट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट तो दिया है वही 5 लीटर, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम हमें पता नहीं है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम पता नहीं है तो इसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम ड्राइव करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम इजकल टू EDV माइनस ESV, यानी इंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम और इंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम ये 100 ml दे चुका है, ठीक है, और माइनस इंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम ये भी इसने दिया है 50 ml। तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा निकल गया, यानी 50 ml स्ट्रोक वॉल्यूम ये निकल गया। अब जब हमारा ये 50 ml निकल गया तो हार्ट बीट हमको ज्ञात करनी है, लेकिन आप जानते हैं कि मैथमेटिक का रूल है कि दोनों एक ही पैमाने में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ लीटर में है और यह ml में है, तो आपको लीटर को ml में बदलना पड़ेगा या इस ml को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसको आप लीटर में बदल लीजिए, लीटर एक लीटर में कितना होता है, 1000 ml। तो इसलिए 5 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 1000 यानी 5000 ml। ये हमारा हो गया कार्डियक आउटपुट। अब हम बड़े आसानी से इस वैल्यू को भर लेंगे और हार्ट बीट को निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, कार्डियक आउटपुट हमारा हो गया 5000 ml, ठीक है, इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम अभी हम लोगों ने निकाला ये 50 ml हो गया। और हार्ट बीट की बात किया है इसने, तो यहाँ से हम लोग ड्राइव करेंगे, ये हमारा हो जाएगा हार्ट बीट इक्वल टू ड्राइव होगा तो 5000 ml बट्टे 50 ml, तो ये हमारा ml से ml कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, यानी 100 बीट पर मिनट। तो इस तरह से ये सवाल अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारे समझ से इंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, इंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम का ये कार्डियक आउटपुट ये क्या है और इनमें क्या रिश्ता है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको आसानी से आप हल कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। देखें, फैक्टर अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक जो आउटपुट है ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, कार्डियक आउटपुट जो है ये घट बढ़ भी सकता है। जैसे कैसे बढ़ सकता है कार्डियक आउटपुट, जैसे जो विगरस एक्सरसाइज के स्टेज में ये हमारा कार्डियक आउटपुट जो है बढ़ जाएगा। जैसे जो एथलीट होते हैं, जब ज़्यादा आप खेल कूद करोगे तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो भाई स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा और इस तरह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे विगरस एक्सरसाइज में, एथलीटों में, या हम बहुत डर जाते हैं तो आप देखते हैं दौड़ करके भागने लगते हैं, कोई चीज़ हमें दौड़ा रही हो तो हम बड़ी तेज़ी से भागते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। और यानी क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है और ऑक्सीजन कि ब्लड जल्दी सप्लाई होगा तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन कर पाएंगे, ऑक्सीजन हमको मिल पाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो विगरस एक्सरसाइज में बढ़ जाती हैं। तो हमारे समझ से ये बात आप समझ गए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और अलग टॉपिक को लेते हैं, हम लोग पल्स रेट की बात करते हैं, ठीक है, पल्स रेट, या चलो ले लेते हैं बीपी। एक ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अक्सर आप सुने होंगे, कहते हैं लोग कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर है क्या भाई, ब्लड प्रेशर, तो देखिए ब्लड प्रेशर क्या है। अक्सर आप जाते हैं तो वो डॉक्टर यहाँ पे स्फैग्नो इसको याद कर लीजिएगा, स्फैग्मो
मैनोमीटर, बीपी को नापेंगे मैनोमीटर। इससे जो है ये मशीन है, इस मशीन की सहायता से हम बीपी नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या है, और एक चीज़ और आपको यहाँ बताता चलूँ, इसकी खोज जो है रक्साई याद कर लीजिएगा, रक्साई नाम के वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज की थी। और सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर मेजर किया गया है यस हैथबार्थ ने इसको मेजर किया था। तो और भी हार्स में मेजर किया था, हार्स में, इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा। यस हैथबार्थ ने साहब ने इसको मेजर किया था और हार्स में मेजर किया था। तो अब ये बीपी है क्या, इसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जब हम लोग जानते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर सिस्टोल होता है वेंट्रिकल से, तो वो सीधे ब्लड जो है धमनियों में प्रवाहित होता है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर धमनियों में होता है, तो उसी प्रेशर को नापा जाता है। तो आप जानते हैं कि जब कोई गेंदबाज गेंद फेंकता है तो वो तेज़ी से जाएगी, दीवार पे टकरा के लौटेगी, तो निश्चित रूप से थोड़ी कम उसका वेग हो जाएगा। तो एक जो है हमारा आगे की ओर, यानी जो सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर, इन दोनों को मिला करके ही जो है हम बीपी को नापते हैं। तो देखें इसमें क्या होता है, इस बात को देखिए। तो अक्सर आप देखे होंगे लिखा होगा जो नॉर्मल बीपी होता है 120 से लेकर के 130 mmHg होता है, ये याद रखिएगा। और जो ये सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, उस स्टेज में जो धमनियों में ब्लड प्रवाहित होता है, वो सिस्टोलिक प्रेशर है 120 से 130 mmHg। और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 mmHg के हिसाब से इसको, और Hg के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए बीपी जो नॉर्मल बीपी की बात आप करेंगे तो ये क्या माना गया है, नॉर्मल बीपी इसी से नापा जाता है। यानी क्या करते हैं हम, सिस्टोलिक प्रेशर और बटे डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर और बटे डायस्टोलिक प्रेशर का जो हम रेशियो लिख लेते हैं, यही हमारी नॉर्मल बीपी होती है। यानी नॉर्मल बीपी 120/80 का ये रेशियो होता है। अगर ये नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें डिस्टर्बेंस आएंगे, यानी बीपी बढ़ जाएगी या बीपी घट जाएगी, तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब हम चलते हैं यहीं पे एक चीज़ और देख लेते हैं, पल्स रेट। तो देखिए पल्स रेट क्या है, जो नाड़ी की दर है, जो हमारा ब्लड धमनियों में प्रवाहित हो रहा है, इसी को हम, यानी एक तरह से आप कहें कि जो हमारा पल्स रेट होता है, ये पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट बीट के होता है। हार्ट बीट यानी हमारा हृदय जितनी बार धड़कता है उतनी बार पल्स रेट होती है, यानी नब्ज की दर। इसीलिए देखते हैं डॉक्टर होते हैं, ये नब्ज को पकड़ लेते हैं। तो ये नब्ज को कहाँ से आसानी से देखा सकता है, जो हमारी ये अल्ना है यहाँ पे ऊपरी सिरे में, इसको आसानी से हम देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे कान के अंदर इसको भी हम देख सकते हैं, हम फेशियल में देख सकते हैं, और ये जो हमारी कोहनी है यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये बड़े आसानी से कुछ जगह हैं जहाँ पे पल्स रेट, यानी नब्ज को टटोल करके, नब्ज को पकड़ करके डॉक्टर जान लेता है कि आपकी पल्स रेट या बीपी बढ़ी हुई है या घटी हुई है। तो इस बीपी को मेजर किया जाता है। तो पल्स रेट इक्वल टू हार्ट रेट के बराबर होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर कई बार जो है इसमें रेशियो भी पूछा जाता है, तो पल्स रेट अगर आपको ज्ञात करना हो तो एक चीज़ यहाँ आपको बताता चलूँ, तो SP माइनस आप DP कर देते हैं, ये बात याद रखिएगा, SP माइनस DP। तो SP क्या है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर है, ये 120 है, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, 80 है, तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो ये हमारा हो जाएगा पल्स रेट। कई बार इस पे आधारित सवाल भी पूछे गए हैं कि आप पल्स रेट संबंधे सिस्टोलिक प्रेशर, यानी पल्स रेट PR, पल्स रेट, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को आप बताएं। तो हमारा अभी आपने देखा कि पल्स रेट हमारा 40 आ गया, सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 आ गया, 120 है, और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा
सिस्टोलिक प्रेशर में से आप डायस्टोलिक प्रेशर घटा दीजिए तो 120 और ये मान लीजिए 80। तो इसको आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, यानी इसको पहले हम रख लेते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और हम रख लेते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो 40 संबंध है, 80 संबंध है 120, यानी 4 एकने 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 1 संबंध है 2 संबंध है 3 का ये रेशियो हो जाता है। तो ये रहा हमारा बीपी। अब हम ब्लड प्रेशर के बारे में जान गए। अब हम देखेंगे कि ये हमारा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाता है और कैसे घट जाता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो एक चीज़ इसमें देखें, ये बीपी नापते समय कुछ साउंड भी निकल के आते हैं, तो उसे भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जैसे कीरट कॉफ्स, इसको हम एक नाम भी देते हैं केरट कॉफ्स, साउंड्स के नाम से भी ये हम इसको जानते हैं, तो इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा जो बीपी है, ये ब्लड प्रेशर है, ये कैसे बढ़ जाता है। तो इसके बढ़ने के कई कारण हैं और इसके बढ़ने से आप जानते हैं कि तरह तरह की प्रॉब्लम को जो है फेस करना पड़ता है। तो देखिए, पहली बात है कि जब आदमी वृद्धावस्था की ओर चला जाता है तो उसकी धमनियों में जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर है, इसका ये जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो डिस्टर्ब होता है, यानी धमनियां जो है सख्त होने लगती हैं, यानी उसमें लचीलापन जब कम होने लगता है तो ये सिस्टोलिक प्रेशर यानी जब लचीलापन कम होने लगता है तो ये डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी बात, अगर इन धमनियों में क्लाटेज हो गए तो भी जो है ये बीपी जो है बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। तो हमारे ब्लड है, वो ब्लड का अगर उसकी जो विस्कोसिटी है, श्यानता है, वो यानी गाढ़ा हो गया या पतला हो गया तो वो सारी चीज़ें भी हमारे बीपी को रेगुलेट करती हैं। और ब्लड प्रेशर का बढ़ना और बहुत ज़्यादा घटना, ये दोनों काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो नॉर्मलसी की तरफ इसको ले जाने की ज़रूरत होती है। तो ये रहा हमारा ब्लड प्रेशर। अब हम लोग थोड़ी सी बातें आज करेंगे जो इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। तो वो डिसऑर्डर क्या होते हैं, उनसे किस तरह की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। जैसे आप उदरशूल का नाम सुने होंगे, उदरशूल यानी हृदय शूल, जिसको हृदय उदरशूल कह रहे हैं, हृदय शूल। तो इसमें क्या होता है, हमारे हार्ट को कोरोनरी जो आर्टरी है, जब हार्ट को सही ढंग की ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है तो हार्ट में बहुत तेज़ी से सीने के अंदर दर्द होता है। सीने में यानी हमारे चेस्ट में और शोल्डर में काफ़ी दर्द होता है, क्योंकि इसको सही ढंग की ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो ये हृदय शूल हो जाता है। यह एक डिसऑर्डर है, यानी हमारे सर्कुलेशन से रिलेटेड। दूसरी बात आप देखेंगे, हार्ट अटैक होता है। ये हमारे हार्ट अटैक भी जो है एक हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तीसरी बात, हम लोग यह भी देखते हैं कि हमारे हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो इनमें ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कैल्शियम का डिपोजिशन होना, फैट का डिपोजिशन होना, तो जिसकी वजह से हमारी धमनियाँ संकीर्ण हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से भी इसमें हार्ट में यानी ब्लड के फ्लो में जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो स्ट्रोक की संभावना होती है। तो ये भी एक डिसऑर्डर है। इसी तरह से आपने वाल्वों के बारे में देखा कि हमारे वाल्व जब सही ढंग के काम नहीं करते हैं, चाहे वो बाइकस्पिड हो, ट्राइकस्पिड हो या सेमी ल्यूनर वाल्व हो, जब सही ढंग की उनका कार्य शैली नहीं होता, उनमें डिसऑर्डर होता है, सही ढंग से वो क्लोज नहीं होते हैं, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होती है, यानी मरमर की साउंड उत्पन्न होती है। तो ये सब भी डिसऑर्डर है। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाती है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बीपी घट जाती है तो भी प्रॉब्लम होती हैं। तो ये सारी कुछ डिसऑर्डर हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे छात्रों तक भी शेयर करें जो अच्छी शिक्षा से महरूम हैं। धन्यवाद।